तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न से हमने शुरू किया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है यूरोप। बहुत ही आसान सवाल था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है बोर्बो वंश, यानी कि बर्बन डायनेस्टी। तो बर्बन डायनेस्टी जो कि 1815 में ये जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने हेल्ड किया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद, जो कि बैटल ऑफ वाटरलू में वो 1815 में हारा था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस के अगेंस्ट लड़ते हुए। 1804 में नेपोलियन वहाँ का फ्रांस का सम्राट बना था और बहुत ही लगभग 10-11 सालों तक वो वहाँ पर अपना शासन जमा करके रखा। उसने बहुत ही ज़्यादा प्रशासनिक बदलाव किए थे, आधुनिकीकरण किया था। और इसके बाद 1815 में एक बैटल होता है, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन बुरी तरीके से हार गया। और उसके हारने के बाद ये जो सम्मेलन है, वियना सम्मेलन, जो कि 1815 में हुआ था, इसे हेल्ड किया गया, जिसको ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। जिसके बाद फ्रांस में फिर से जो पुरानी डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, उसको रीस्टोर किया गया था और उसके सम्राट लुइस 18 को बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी की स्थापना से संबंधित एक प्रश्न आते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1810 में की गई थी। इसके अलावा मेजनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। तो मेजनी द्वारा तीन सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला है हमारा यंग इटली। तो यंग इटली की स्थापना हमारा 1831 में। फिर एक आता है आपका यंग यूरोप की स्थापना 1834 में। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं, थोड़ा कम पूछा जाता है एग्जाम्स में, फ्रेंड्स ऑफ इटली, जिसकी स्थापना 1851 में मेजनी के द्वारा की गई थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था इनका इटली के एकीकरण में। तो अगला सवाल जो हमारा है, वो अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ये ऑस्ट्रिया था, जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। तो अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था और ये 1852 में इनको ये नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर बहुत ही चतुर और राजनीतिक वाले व्यक्ति थे और इसी वजह से उन्हें विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और उन्होंने ये भूमिका बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई और पूरे पूरे इटली को एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक हुआ करते थे। इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका नाम है लाल सेना की स्थापना की गई थी। और इस संगठन की मदद से, इस सेना की मदद से उन्होंने इटली के दक्षिणतम भाग को पूरे सार्डिनिया पिडमोंट में मिलाने का काम किया था, जो आगे चल के पूरा इटली उभर करके आया। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था गैरीबाल्डी का। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने जर्मन राज्य का निर्माण करवाया था। और नेपोलियन के बारे में आपको पता ही है, अभी जस्ट हमने बताया कि 1804 में ये फ्रांस का सम्राट बना था और 1804 में ही इसके द्वारा नेपोलियन कोड लाया गया था, जिसमें बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए गए थे, बहुत सारे आधुनिकीकरण किया गया था, जिसकी वजह से इसे मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और नेशनलिज्म की फीलिंग्स को भी डेवलप करने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रेडिट है, वो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जॉल्वे राइन कैसी संस्था थी? तो जॉल्वे राइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले हम जान लेते हैं कि जॉल्वे राइन को 1834 में, यानी 1834 में स्टैब्लिश किया गया था। ये प्रसा में इसकी स्थापना की गई थी। प्रसा में इसकी स्थापना की गई थी। ये व्यापारियों के द्वारा की गई थी। ये व्यापारी लोगों ने इस संगठन की स्थापना की थी और ये एक शुल्क संघ था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इससे बन करके आते हैं कि जॉल्वे राइन 1834 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये प्रसा में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक शुल्क संघ था और व्यापारी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था?
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जिनके बारे में आपके एग्जाम में सवाल हरदम पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था 1862 में, 1862 में। इनको जर्मनी का क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और आने वाले अपकमिंग 7 वर्षों में इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे, एक डेनमार्क के साथ, एक और दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा फ्रांस के साथ। डेनमार्क के साथ ये 1864 में, 1864 में। ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने 1866 में युद्ध लड़ा था, और फ्रांस के साथ लगभग 1870 के आसपास में लड़ा था। 2 सवाल इससे और बनेंगे आपके कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम था सेडोवा का युद्ध, और फ्रांस के साथ जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम था सेडान का युद्ध। और सेडान के युद्ध के बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, जिसके बाद पूरे जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, और पूरा एकीकरण करने के बाद वहाँ के नए सम्राट को इस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अभी जस्ट हमने बताया कि 1870 में आपका सेडान का युद्ध होता है प्रसा और फ्रांस के बीच, जिसमें प्रसा जीत जाता है और पूरी जर्मनी का एकीकरण संभव होता है, जिसके पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि जो कि 1871 में हुई, और फिर वहाँ का एक नए सम्राट बनाया गया। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो मेजनी से संबंधित एक घटना आती है कि मेजनी के द्वारा काला वस्त्र भी पहना जाने लगा था। तो काला वस्त्र पहनने का उनका सबसे प्रमुख कारण यही था कि उन्होंने एक विद्रोह क्रांति देखी थी, जो कि नेपल्स की क्रांति थी, जो 1821 में हुई थी, जिस घटना के बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो आने वाले समय में अब केवल काला वस्त्र ही पहनेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन आपका इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो इसे स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में, जो कि कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत घोषित किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि यूनान को 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपको हमने शुरू में ही बताया है कि इसकी स्थापना 1810 में हुई थी, जिसके एक सदस्य आपके मेजनी भी थे। अगला प्रश्न है हमारा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी, और ये हुआ था तुर्की एंड रूस के बीच में। तो तुर्की और रूस के बीच में ये संधि हुई थी, जो कि 1829 में संपन्न हुई थी। और इसके बाद फिर आपका जो ये यूनान पर रूस का कब्जा हो गया था, जिसे 1832 में बाद में कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी? अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी 1829 में, जिसके बाद रूस का यूनान पर कब्जा हो गया था। और आने वाले समय में फिर 1832 में, जो कि कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, इसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो हमने आपको जस्ट ये बताया कि 2 इंपॉर्टेंट युद्ध है जो आपको याद रखना है, एक सेडोवा का युद्ध और एक सेडान का युद्ध। तो ये सेडोन का युद्ध है जो कि प्रसा और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ था। प्रसा और फ्रांस के बीच में सेडोन का युद्ध, और प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में सेडोवा का युद्ध। और ये जो युद्ध है ये 1870 में हुआ था, जिसके बाद कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसके बाद जर्मनी को एकीकृत किया गया और पूरा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, पोलैंड के विरुद्ध विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। तो अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो जस्ट हमने आपको ये अभी बताया है कि ये सेडोन में हुआ था। और आप आज का आखिरी सवाल, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका सिंपल सा जवाब है आपका यूनान। यूनान को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। और इसके साथ साथ इस पर जिसने कब्जा किया था वो आपको याद होगा, ऑटोमन तुर्की ने। ऑटोमन तुर्की ने यूनान पर कब्जा कर लिया था, और आने वाले समय में फिर तुर्की बहुत ही कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाने लगा था, सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाने लगा था। और इसके बाद यूरोप वासियों ने इसके लिए बहुत ही विद्रोह किए, बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष चला, और फाइनली 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत पूरा जो हमारा यूनान है स्वतंत्र घोषित हो गया था। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हम आपको देते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस ब्रिटिश कवि की मृत्यु हो गई थी। ये इसका आंसर हमें कमेंट में दे करके बताइएगा। और आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।